अपना जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। हम जो यूनिट स्टार्ट हमने कर रखी है, हमारी यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे वेलफेयर के लिए हम बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एक चैप्टर हम पहले कर चुके हैं जिसमें हम डिजीजेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि किस किस तरह से डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती हैं। सेकंड चैप्टर में हमने स्ट्रेटेजीज की फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कि फूड प्रोडक्शन को कैसे एनहांस किया जाए। उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं और उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। Now this one is our third chapter of third unit, that is microbes in human welfare. What are microbes? First of all, what are microbes? We know that microbes are microscopic organism which we cannot see through naked eyes. हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, so that are microbes. अब microbes की अगर हम बात करें, अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन जब से हुआ था तब से जो माइक्रोब्स थे, तो वो माइक्रोब सबसे पहले ओरिजिन हुआ था माइक्रोब्स का, और आज भी ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज के एनवायरमेंट में भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ था, तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अर्थ के ऊपर हुआ था। अर्थ के सरफेस में हम बात करें तो वाटर में ही जो है लाइफ का सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ था। लेकिन आज भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और इनकी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस इनके अंदर होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनका हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे माइक्रोब्स की बात करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयरिंग जो है मैम, एबल करें स्क्रीन शेयरिंग को। Ma'am, you can share your screen. Okay, ma'am. Okay. Yes. नहीं मैम, नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। आपने डिसेबल कर रखा है। एक सेकेंड मैम, वेट। बेटा सभी स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे, हम जो माइक्रोब्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें, हालांकि हम बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। हमने बैक्टीरिया देखे हैं, वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं, वायरोइड्स हैं, इन सभी के बारे में। मैम यू कैन शेयर योर स्क्रीन एट योर एंड। आप कर सकते हो, आप बॉटम में आप देखिएगा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा मैम। नहीं, वहां तो मैं करती हूँ मैम नॉर्मली, लेकिन ये होस्ट डिसेबल बता रहे थे, डिसेबल्ड बाय होस्ट। नो मैम, होस्ट का कोई इशू नहीं है, आप अपने बिहाफ पे कर सकते हो मैम, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है। नहीं मैम, नहीं हो रही स्क्रीन शेयर, डिसेबल्ड है आपकी तरफ से मैम। आपको वहां पे होस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं शेयर कर सकती हूँ। Okay, now I can. Yes. Now I can. Okay. Let's start with our chapter, that is microbes in human welfare. तो इस चैप्टर में
हम मेनली किन माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे? जिन जिन माइक्रोब्स का हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए उनको यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, वायरोइड्स हैं, फंजाई हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। लेकिन सभी के सभी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि हम किन माइक्रोब्स का कर सकते हैं? हम सिर्फ उन्हीं माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं कि जिनको हम किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। आप यहाँ पे सभी को इमेज क्लियर है? यहाँ पे सभी बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's start with the microorganism और microbes. We can't see with naked eyes. तो कौन कौन से हैं ये टाइप्स आप देख रहे हैं? सबसे पहले है बैक्टीरिया, then viruses, then fungi, algae, protozoans and archaea. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे आर्की बैक्टीरिया भी हमने बैक्टीरिया में ही स्टडी किया था, लेकिन बेटा जो लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, दैट इज 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, सॉरी 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन दैट इज आर्किया, सेकंड इज यूबैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज यूकैरियोटा। तो इस तरह से बैक्टीरिया अलग है, इनको यूबैक्टीरिया के अंडर कंसीडर करते हैं हम, और जो आर्किया है वो आर्की बैक्टीरिया अलग से हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया हमें पता है गुड बैक्टीरिया आर आल्सो देयर एंड बैड बैक्टीरिया आर आल्सो देयर, मींस हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। दीज आर सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये इनका न्यूट्रिशन किस तरह का है? जो भी इनके एनवायरमेंट में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं उनको ये यूज कर सकते हैं एज देयर न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स जो है आर ए बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब, मीन एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को किल देती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं उसकी सेल वॉल तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं दीज आर killing bacteria because they inhibit the cell wall formation in bacteria. Vitamin C also kills bacteria. Now next to viruses की बात करें, ये ज्यादातर डिजीज कॉजिंग ही होते हैं, हमारे लिए इनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये एज ए पैरासाइट हमारी बॉडी में होते हैं। साइज इनका बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। एंड विटामिन सी ऑल्सो किल्स वायरसेस। आजकल आप देख ही रहे हैं, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि विटामिन सी का कंजप्शन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दैट इज बिकॉज द विटामिन सी किल्स maximum types of microbes, that is bacteria and also viruses. Now the third type of microbes are fungi. Fungi भी small होते हैं और naked eye से बहुत, जब इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तभी हम इनको देख सकते हैं। Next are algae, these are also small protozoan and then archaebacteria जो कि extreme environment में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे एक रीजन है कि आपको उसी माइक्रोब का बेनिफिट मिल सकता है जिसको आप कल्चर मीडियम में ग्रो कर पाए। कल्चर मीन लेबोरेटरी में आप जिसको किसी प्रॉपर कल्चर मीडियम में ग्रो कर पाए, उसके ऊपर रिसर्च कर पाए, तभी आप उनसे कोई ना कोई बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन आपको पता है वायरसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसको लिविंग सेल के आउटसाइड हम स्टडी नहीं कर सकते उसके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को। एज ए नॉन लिविंग जो है मटेरियल की तरह ये रहते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो इनको तो हम यूज ही नहीं कर सकते अपने बेनिफिट के लिए। बाकी आ गई बात प्रियॉन्स की, वायरोइड्स की। वायरोइड्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, मोस्टली आरएनए, और इनके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं होता है, दैट इज वायरोइड्स। वायरोइड्स का भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनको भी कल्चर नहीं किया जा सकता मीडियम में। थर्ड वन आर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, इनको भी हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 हैं, आप याद रखेंगे, सिर्फ 2 ही तरह के माइक्रोब्स हैं जिनका सबसे ज्यादा हमने अपने जो ह्यूमन
वेलफेयर के लिए यूज किया है वो है बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया को भी हम कल्चर मीडियम में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, और जो फंजाई है उनको भी हम सभी को जो है जितने भी फंगस हमें डिविजन्स मिलती हैं, जितने भी फंगस स्पीशीज मिलती हैं, सबको हम कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। जो बाकी बच्चे बीच में है वीडियो ऑन करके रखेंगे सभी बच्चे, विदाउट वीडियो जो है ऑफ किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब स्क्रीन शेयर आपको कर रही हूं मैं, प्रॉपर जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके थ्रू। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स आर microorganisms which have a size of less than 0.1 mm. बहुत ही छोटे होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स occur everywhere in air, soil, water, inside and outside bodies. ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। इवन जो है इनसाइड थर्मल वेंट्स और गीजर्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, गीजर होते हैं। बेटा एनोटेट नहीं करना है किसी ने भी। ठीक है, अब बात आती है माइक्रोब्स की कि किस किस तरह के एनवायरनमेंट में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया वेयर दे कैन फॉर्म कॉलोनीज। आर्टिफिशियल जब भी कल्चर मीडियम हम इनको देते हैं तो ये कॉलोनीज बना देते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया सिर्फ कौन बनाता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो है इस तरह की कॉलोनीज की फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म माइक्रोब प्रोड्यूस केमिकल्स, some of which have been used by human beings since ages. जब भी ये माइक्रोब्स अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं, जिस भी ये मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये बहुत सारे जो केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिनका हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है कि कर्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो लैक्टिक एसिड भी उसमें बनता है, और कर्ड की फॉर्मेशन फ्रॉम एजेस सिंस एजेस जो है हम करते आ रहे हैं। अ पावरफुल इंडस्ट्री बेस्ड, एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है जो माइक्रोब्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि रिसेंट टाइम में हमने डेवलप की है। अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें आज जो ये इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है, इसमें एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन हम बहुत ही इम्प्रूव्ड वे से हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट हमें इनमें से मिलते हैं उनकी यील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता जा रहा है। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम्स और प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो उनमें हम किस किस का यूज कर रहे हैं? एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ईस्ट है, एंड सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, एनिमल्स और सब सिस्टम्स ऑफ एनी ऑफ दीज। तो इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स है, एक्सेप्ट वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इनको छोड़ के बाकियों का हम काफी ज्यादा यूज हम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स, जो कि आप सभी के लिए एक वेल नोन यूज है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम माइक्रोब्स का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। किन किन प्रोडक्ट्स में हम इनका यूज कर लेते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला वेल नोन प्रोडक्ट है, दैट इज कर्ड। ए कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप सभी को पता है कर्ड जो है मिल्क से उसकी फॉर्मेशन की जाती है। हालांकि हमें आप सभी ने ये देखा होगा कि जब हम केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें नेचर ही चेंज हो जाए, जो भी सब्सटेंस है उसकी नेचर चेंज हो जाए। एक तो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना। तो जब भी मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। मिल्क की प्रॉपर्टीज कर्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो कर्ड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? तो इसमें हम जिसका यूज करते हैं सभी को नाम पता है, लैक्टोबैसिलस, और अ ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB वर्ड बहुत बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा आती है एग्जाम्स में
कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैब, वो शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो जिन माइक्रोब्स या जिन स्पीशीज को लैक्टोबैसिलस के अंडर हम यूज करते हैं, उस पूरे ग्रुप को ही हमने बोल दिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मिल्क में ग्रो करते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ये डाइजेशन करते हैं और ग्रोथ करते हैं मिल्क के अंदर, तो ये क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। जो आप कर्ड यूज कर रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन्स। जो आप कर्ड में जो उसका थिक पार्ट होता है, दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं इस्माल। अब ये सभी को वेल नोन है कि कर्ड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, सभी को पता है कर्ड कैसे बनाया जाता है। वैभव, कर्ड कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कर्ड की पता होगा, अपने घर में देखा होगा कर्ड कैसे बनाते हैं। यस मैम, यस मैम, यस मैम, जामुन लगा देते हैं दूध के अंदर। कर्ड कैसे बनाते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया से। कैसे बनाते हैं? अरे लैक्टोबैसिलस। मम्मी को नहीं, मैम नींबू डाल देते हैं मैम, मैम दूध में नींबू डाल अरे देते पागल, हैं। नींबू नहीं डालते, मैम नींबू मत पुराना डाल जो दे। मैम उसमें दही पुरानी जो दही थोड़ी रहती सी, है। मैम दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं, यस हाँ, मैम, दूध में थोड़ी सी दही थोड़ी सी दही डाल दो, अपने आप हो जाएगा। जम जाती है, दही जम जाती है। वो भी अगर मैम वो कर्ड पहले से अगर हमारे पास ना हो तो कैसे बनाएंगे? बाहर छोड़ दे करके। खुला छोड़ दो, पूरी रात में अपने आप दही बन जाएगी। हाँ, ना भी होता है। बेटा डिस्टर्ब नहीं करें बिल्कुल भी क्लास में। तो क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले मिल्क को लेते हैं और उसको पहले गर्म करते हैं प्रॉपर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, हम 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीटअप किया जाता है। आप उबाल भी लेते हैं, मानती हूँ, पहले आप उसको बॉईल करते हैं। यस मैम। बॉईल करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर लाया जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ तक होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर हम अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको लाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करता। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं। दही डालने का रीजन होता है क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस हैं, और वो जो आप थोड़ा सा पोर्शन उसमें ऐड करते हो, दैट इज नोन एज इनोकुलम। आपने वर्ड याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। इनोकुलम और स्टार्टर इसको कहा जाता है। इनोकुलम जिसमें वो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो कि इस मीडियम में भी उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट आप दही का या आप लस्सी का लेते हैं, दैट इंक्लूड्स लैक्टोबैसिलस एंड दैट इज नोन एज स्टार्टर, और इनोकुलम उसको कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोफोन बेटा मैक्सिमम बच्चे जो है तभी ऑन करेंगे उसको जब मैं आपको कहूंगी, आप नहीं तो आप उसको म्यूट करके रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थे। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB. LAB mean lactic acid bacteria, which at sustainable temperature multiply and thus converting milk to curd, which also improves. अब एक बात ध्यान रखनी है, इन्होंने मिल्क को कर्ड में तो कन्वर्ट कर दिया, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे इन्होंने की है। वो क्या है कि इन्होंने इसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्होंने क्या कर दिया, विटामिन जो B12 है उसके अमाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके अलावा विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो बाकी हमारे फूड के साथ
डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे स्टमक में अंदर एंटर हो जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, उनको ये किल कर देते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है, आप सभी बच्चों ने एक नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज प्रोबायोटिक ड्रिंक। किसी बच्चे ने इसका नाम सुना है तो मुझे बताएं। प्रोबायोटिक्स काफी बार आती है एड टीवी में, प्रोबायोटिक्स की सुना है सबने? याकुट की एड आती है एक, आपको वैसे याद नहीं आएगा। याकुट की एक एड आती है, छोटे सा वो जिसको पीते हैं वो याकुट, प्रोबायोटिक ड्रिंक कहा ma'am. जाता है। ध्यान से नहीं सुनते होंगे आप उस एड को। वो प्रोबायोटिक बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक फ्रेंडली, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंडली माइक्रोब जिनको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं तो उनको किल कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रखा हो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो बहुत ही इजीली जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए उनको कहते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक रेगुलरली। हालांकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन ड्रिंक्स की। अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली कर्ड ले रहे हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो आपके वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी जो बैक्टीरिया होते हैं दे चेक द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट आपका। फॉर द प्रोडक्शन, अब बात करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड और योगर्ट पास्चराइज्ड मिल्क इज इनोकुलेटेड। अब ये वर्ड इनोकुलेटेड मतलब इसमें इनोकुलम ऐड किया हमने, स्टार्टर ऐड किया, और उसके अंदर कौन से थे, ये दोनों बैक्टीरिया के नाम आपको पता होने चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। इन दोनों का नाम इस चैप्टर में सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जितने भी माइक्रोब्स के नाम आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद प्रॉपर स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये आपको इनको प्रोनाउंस करना आ जाएगा तो आपको लिखना भी इजीली आ जाएगा, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड इट्स लैक्टोज। अब ये क्या करते हैं, जो लैक्टोज शुगर आप कहते हैं मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज लैक्टोज, इसकी फर्मेंटेशन करते हैं ये बाय कीपिंग इट एट 40 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है। द पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और एंड फ्लेवर ऑफ कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। आप जब भी देखते हैं कर्ड हर टाइम जब भी बनेगा, आपने देखा होगा कई बार उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, कई बार और अलग होता है। हर बार उसके टेस्ट में जो वेरिएशन आती है वो उसमें लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बना है और एसिटाल्डिहाइड कितना उसमें बना है, उसके ऊपर उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है कर्ड का डिफरेंट हो जाता है। इन इंडिया कर्ड्स आर नॉट जनरली कमर्शियली प्रोड्यूस्ड। हमारे यहाँ पे कर्ड कमर्शियली बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है अगर हम बात करें, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने घर में ही अपने लिए कर्ड की फॉर्मेशन सभी मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेते हैं। सभी कमर्शियल बहुत कम होता है, बहुत कम शॉप्स से ऐसा होता है हम लेके आते हैं, हम खुद ही बना लेते हैं। लेकिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो योगर्ट का मैन्युफैक्चर जो है लार्ज स्केल पे करती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ योगर्ट। योगर्ट और कर्ड में क्या डिफरेंस होता है? योगर्ट और कर्ड में सिर्फ जो उसमें हम स्पीशीज लैक्टोबैसिलस की यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस है या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है। अगर हम इसके अलावा अलग अलग और जो है हम स्पीशीज का यूज करते हैं तो वहां से हम फॉर्मेशन करते हैं योगर्ट की। योगर्ट ज्यादातर इसमें स्वीटनर ऐड किए जाते हैं और स्वीटन किया जाता है, इसमें फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। हालांकि कर्ड में नॉर्मली लैक्टोबैसिलस के एक ही स्ट्रेन का ही यूज किया जाता है, लेकिन योगर्ट में इन दोनों का ही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट कर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी स्वीटनिंग करके और उसमें फ्रूट ऐड करके ही उसका यूज किया जाता है, दैट इज योगर्ट। और प्रोसेस बाकी सेम है दोनों की फॉर्मेशन की। इन यूएसए अलोन अबाउट 70
5 लाख किलोग्राम ऑफ योगर्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर। इतना ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियल स्केल पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है डो। डो वर्ड सभी ने सुना होगा। व्हाट इज डो? मैम आटा। यस, डो। अब डो अलग अलग चीज का डो होता है, आपको पता है। हम डो जब भी बनाते हैं तो आपको नॉर्मली कहा जाता है इस डो को कुछ टाइम के लिए रखना है। हालांकि ना भी रखें तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मैम डो डो किसी चीज का भी हो सकता है, चने का आटा का भी हो सकता है, व्हीट का भी हो सकता है। किसी का भी हो जो आपने गूंद लिया उसको और आपने उसको थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए रख दिया। डो तो वो है जो आपने गूंदा है उसको और उसको फर्मेंट किया है, थोड़ा बहुत या ज्यादा किया है, दैट इज डो। तो डो का यूज हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। क्या क्या बनाते हैं हम डो से? समोसे। डो से हम रोटी भी बनाते हैं, डो से हम जलेबी भी बनाते हैं, डो से ही हम बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। ये सारे बनाते हैं डो से। है डो, लेकिन आप देखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी अलग अलग होती है हर एक जगह पे। वो अलग क्यों होती है? कि कितनी फर्मेंटेशन हो चुकी है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप इसके अलावा ये बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, ध्यान में यार मेरे, साउथ इंडियन जितनी भी डिशेज है मोस्टली वो बनाई जाती हैं। इडली डोसा। इडली डोसा मेरे नहीं आ रहा था, दैट इज इडली डोसा। तो वो फर्मेंटेशन करके ही जो है उनकी फॉर्मेशन की जाती है। तो डो, आप आपने एक चीज सबने नोटिस की होगी, जो डो आप, मैं सिंपली बोलती हूँ कि जो आपने घर में सिंपल रोटी बनाने के लिए डो बनाया है, अगर आपने उसको, अब गर्मी ज्यादा आ गई है, आप उसको 3-4 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दो, या 4-5 घंटे के लिए आप फ्रिज में मत रखो, आप बाहर छोड़ दो, आपको क्या लगेगा कि उसका जो है वेट बढ़ता जाता है। वो वेट क्यों बढ़े? उसका वेट बढ़ता है क्योंकि जब उसमें फर्मेंटेशन होती है तो उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, और CO2 गैस उसमें क्या कर देती है, बीच में होल्स क्रिएट कर देती है और उसमें फिल्ड रहती है। तो उसका साइज, वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है लेकिन साइज उसका बढ़ता जाता है, फूलता जाता है। आपने देखा होगा फूल जाती है, वो पूरा आटा फूल जाता है। वो फूलने का रीजन ही है कि उसमें से CO2 रिलीज हो रही है, और वेट में स्लाइट डिफरेंस आता है लेकिन साइज में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमें बताता है कि इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है और CO2 रिलीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब शेयर करती हूँ मैं आपके साथ डो के ऊपर आगे। The dough which is used for making food such as dosa, idli, jalebi, bread is also fermented. इसकी भी fermentation की जाती है by bacteria. The puffed up appearance of duck, अभी बताया मैंने, फूल जाता है जो, puffed up appearance of duck is due to the, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, लास्ट ईयर भी और वैसे भी नॉर्मली आता है। It is due to the production of CO2 gas. उसमें से आपसे पूछा जाता है क्यों पफिंग क्यों हो जाती है उसकी, क्योंकि उसमें से CO2 गैस जो है वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे वो होल क्रिएट करती रहती है जगह जगह, जहां जहां से मूव करेगी, और वो हमें लगेगा कि पफ्ड अप होता जा रहा है। सिमिलरली द डव विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड। अब एक बात यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, जो हम ब्रेड बनाने के लिए जो बनाया जाता है उसकी फर्मेंटेशन की जाती है एक ईस्ट से, जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसका नाम सभी याद रखेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसको बेकर ईस्ट कहते हैं, जो कि बेकरी में यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। अच्छा, अभी एक चीज मैं पूछूंगी, किसी बच्चे को पता हो, नोटिस की हो आपने, आप जब भी घर में ब्रेड लाते हैं तो उस ब्रेड को जब आप ओपन करते हैं पैकेट को तो काफी सॉफ्ट होता है ब्रेड। आप उस ब्रेड को बाहर छोड़ दो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आपको क्या लगेगा? या आप फ्रिज में भी रख दें और उसको ओपन रख दें फ्रिज में, तो क्या दिक्कत आती है उसके साथ? जैसे फोल्ड करेंगे ना तो टूटने लग जाती है ऑटोमेटिकली। वो टूटने लग, पहले तो सॉफ्ट होती है, आप उसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का मतलब क्या है, टफ हो जाता है थोड़ा सा। वो प्रोसेस जो इसकी सॉफ्टनिंग होती है ना, इसको लीवनिंग कहते हैं।
इस प्रोसेस को कहते हैं लीवनिंग ऑफ ब्रेड, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अगर आपको पता हो कि ईस्ट जब भी फर्मेंटेशन करती है तो ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है, तो जब भी ये फर्मेंटेशन करेगी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विच मेक द ब्रेड सॉफ्ट। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ दैट इज ब्रेड इज सॉफ्ट, क्यों? उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, लेकिन बाद में हार्ड हो गया, क्यों? अल्कोहल इज वोलेटाइल नेचर की होती है अल्कोहल, मैंने पहले भी बताया था। वोलेटाइल किसे कहा जाता है? मैम जिसके आसानी से वेपर्स बन जाए, जो वेपराइज एकदम से वेपर फॉर्म हो जाए उसके। तो जब भी आप ब्रेड को बेटा ओपन में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो अल्कोहल है वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, और उसी ने सॉफ्ट किया था ब्रेड को। तो धीरे धीरे इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास ब्रेड आता है तो उसको अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो आपको उसको प्रॉपर बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से जो अल्कोहल है वोलेटाइल नेचर का है वो निकल जाएगा उसमें से और वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी डव के नेक्स्ट। अब आ जाती है बात नेक्स्ट टॉडी। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा बनाई जाती है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स लाइक टॉडी, जो कि पाम होता है, जो प्लांट है उसकी सैप से बनाया जाता है, जो उसमें से फ्लूइड निकलता है ना, उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, उससे ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाई जाती है साउथ इंडिया में मोस्टली। ठीक है, और इसकी फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स करते हैं। एरिक is also obtained by distillation of fermented toddy. एरिक एक ऐसी हम इसको ये अल्कोहलिक ड्रिंक मानते हैं एरिक को, जिसमें बहुत ज्यादा का अमाउंट होता है, और इसकी फॉर्मेशन जो टॉडी की ही फर्मेंटेड टॉडी है उसको हम डिस्टिल करके इसकी फॉर्मेशन करते हैं एरिक की। इट इज अलाउड टू फर्मेंट फॉर मोर देन 24 आवर्स। टॉडी बिकम अनपैलेटेबल एज अल्कोहल इज चेंज टू विनेगर। अगर मान लो हमने जो ये फर्मेंटेशन की इसको हम 24 आवर्स से ज्यादा टाइम दे देते हैं तो ये अनपैलेटेबल, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट डिस्टेस्टफुल हो जाएगा ये क्योंकि अल्कोहल धीरे धीरे फिर किसमें चेंज हो जाएगा, विनेगर में, तो वो वाला टेस्ट इसमें नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। कैनिंग ऑफ फिश आपने वर्ड सुना था, मैंने अगर आपको बताया था, लास्ट एक वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ फिश के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, अब सोया चंक्स सभी यूज करते हैं अपने खाने में, तो वो भी फर्मेंटेशन से सॉरी जो सोयाबीन है उसकी फर्मेंटेशन से ही सोया चंक बनाए जाते हैं। और बैम्बू शूट्स की फर्मेंटेशन करके भी काफी सारी ट्रेडिशनल जो है डिशेस और ड्रिंक्स जो है बनाई जाती हैं टू मेक फूड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैम्बू शूट। तो इट मींस माइक्रोब्स देखो हमारे नोइंगली और अननोइंगली बहुत सारी हमारे फूड हैं, बहुत सारे हमारे ड्रिंक्स हैं जिनपे इनका यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड होती है, दैट इज चीज। चीज क्या है बेसिकली? इट इज पार्शियली डिग्रेडेड कंसंट्रेट ऑफ मिल्क, फैट एंड सीजन। अब ये दोनों वर्ड क्लियर करना, कंसंट्रेट ऑफ मिल्क, फैट एंड सीजन, ये क्या दोनों? पार्शियली डिग्रेडेशन का मतलब फुली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, फुल डाइजेशन नहीं